नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी बेहद ही खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर हलचल है, लेकिन घरों के भीतर सन्नाटा है और बच्चों के मन में उम्मीद और दबाव का मिला जुला माहौल है। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ सिलेबस की नहीं है, मुकाबला सिर्फ सवाल जवाब से नहीं है, बल्कि असली चुनौती है मोबाइल की स्क्रीन से, रील्स की दुनिया से और ओटीटी के आकर्षण से। क्या सोशल मीडिया पढ़ाई का दुश्मन है या सही इस्तेमाल किया जाए तो वही सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है? कैसे बच्चे यूट्यूब लेक्चर देखें लेकिन नोटिफिकेशन उन्हें भटका ना दे? कैसे रील्स के 30 सेकंड उनके भविष्य के 3 घंटे पर भारी ना पड़े? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ध्यान भटके नहीं, इसके लिए आखिरकार क्या किया जाए? ओटीटी और इसके साथ ही इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के दौर में फोकस कैसे मेंटेन किया जाए? क्या नो फोन स्टडी आवर आज की जरूरत है? क्या डिजिटल टाइम टेबल ही नया समाधान है? और भूमिका सिर्फ बच्चों की नहीं है, बल्कि माता पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ऐसे में माता पिता के कई सवाल हैं, जैसे क्या वे सिर्फ रोके टोके या मार्गदर्शन भी दें, और कैसे घर का माहौल ऐसा बने कि पढ़ाई दबाव नहीं बल्कि आदत बन जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कैसे स्क्रीन टाइम की मॉनिटरिंग हो लेकिन साथ ही भरोसा भी बना रहे। तो आज की इस चर्चा में इन्हीं बड़े सवालों पर, कैसे बच्चे सोशल मीडिया के दौर में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस पर करेंगे हम चर्चा। कैसे ध्यान को भटकने से बचाएं और कैसे परीक्षा को तनाव नहीं बल्कि आत्मविश्वास का उत्सव बनाएं। अगर आपके घर में भी बोर्ड एग्जाम दे रहा है कोई भी स्टूडेंट, अगर आप भी स्क्रीन टाइम और स्टडी टाइम के बीच संतुलन को लेकर परेशान हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए बेहद ही खास है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हमसे सीधे आप जुड़ सकते हैं, सीधे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। एक बार दोबारा बता देते हैं, दोबारा नोट कीजिए, 8178999182। तो अब आपको मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, सीधे आपका परिचय करवाते हैं। मिलिए आज के मेहमानों से। काव्या साहिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चाइल्ड काउंसलर हैं। काव्या जी, आपका स्वागत है। स्नेहा खत्री जी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत स्वागत है स्नेहा जी। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रिशना नाथू जी जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर, आपका भी स्वागत है रिशना जी। इसके साथ ही डॉक्टर उषा खरे जी हमारे साथ पूर्व प्रिंसिपल भोपाल से जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रिंसिपल मैम। और सबसे पहले डॉक्टर उषा जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप पूर्व प्रिंसिपल हैं, तो एक अच्छा खासा और एक लंबा अनुभव आपने बच्चों के साथ बिताया है, साथ में आपके घर में भी बच्चे होंगे। मैम बताइए जरा अपना अनुभव, और ये भी बताइए कि आजकल सोशल मीडिया का ये दौर है, डिजिटल जमाना है, बच्चे भी डिजिटल हो चुके हैं, पढ़ाई भी अब डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बच्चे कैसे अपना फोकस केवल और केवल अपनी स्टडी, अपने एग्जाम पर रखें? जी धन्यवाद जी। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, मुझे अभी मैंने एक सर्वे करवाया था कि परीक्षा के दौरान कितने बच्चे अपने बनाए हुए नोट्स अथवा कॉपियों से पढ़ रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन से पढ़ रहे हैं, या कितने बच्चे मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ रहे हैं जी। तो बड़ा चौंकाने वाले रिजल्ट थे कि परीक्षा के दौरान भी बच्चे मोबाइल हाथ में लिए हैं, ना उनके हाथ में पेन है ना कॉपी है, और वो मोबाइल की स्क्रीन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मतलब ऐसे हमने कुछ बच्चों पर काम किया तो मालूम पड़ा कि बच्चे आज भी इतने एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के। तो अब ऐसे में तो हमें मतलब मन में बड़ा संकोच लग रहा है, कहते हुए कि हम लोग अपनी स्कूलों में बच्चों को जब सिखाते थे कि आपको ऑर्नामेंटल तरीके से कॉपियां लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपकी कॉपी में अट्रैक्टिव हो, ये हो वो हो, और लिखने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन को लिख लिख के देखो जरा, 2 बार 4 बार जब आप लिखोगे तब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पर अगर बच्चे ऐसी हरकतें अभी कर रहे हैं तो मैं उन बच्चों से और उनके माता पिता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों को बताएं कि साल में आपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, आपने जो तैयारियां की हैं, आप उनका उपयोग परीक्षा के दौरान करें, ताकि आपको अगले दिन जब परीक्षा हाल में बैठ के कॉपियों में लिखना है तब वो प्रैक्टिस आपकी काम आए। तो एक तो ये चिंता वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है
कि बच्चों की फ्रेंड्स और सर्किल इतना ज्यादा है कि वो परीक्षा की तैयारी के दौरान भी इस बात में ज्यादा रुचि लेते हैं कि तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए, मेरे कितने चैप्टर हो गए, अब ये शुरू करने जा रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ। तो ये मतलब इसमें भी टाइम तो किल हो रहा है बच्चों का, और काफी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, या यूं कह लो कि मतलब एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। तो अगर परीक्षा के दौरान ये हैबिट्स फॉर्मेशन जी। अभी भी चल रहा है, तो प्लीज उन बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, तो उनको थोड़े दिन के लिए रोक दें और बिल्कुल, कंसंट्रेशन तभी बनाएं। एक बेहतर रिजल्ट आ पाएगा, जिस तरह से पेरेंट्स जो उम्मीद करते हैं और छात्र जो उम्मीद करते हैं। काव्या साहिनी जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। मैम, कैसे देखती हैं अगर बच्चे में ये हैबिट्स हैं, एग्जाम्स के समय भी वो इसी तरह की हरकत कर रहा है, लंबा समय स्क्रीन पर दे रहा है और फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल हैबिट्स हैं या फिर कुछ और? आप कैसे देखती हैं? नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का शुक्रिया करना जी। चाहूंगी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज हमें बात करने का मौका दिया। जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम का और टीवी या फिर मोबाइल यूज करने का, जब बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जी। तो अगर उसको एक हेल्दी लिमिट के साथ यूज किया जाए तो वो एक अच्छे असर ला सकता है बच्चे की पढ़ाई पे। जैसे हमें पता है कि यूट्यूब लेक्चर्स हैं आज के टाइम पे, या फिर अगर हम रील्स की बात करें, जी। कई सारे ऐसे एग्जाम टिप्स या फिर एजुकेशनल कंटेंट है। अगर बच्चा उनमें इंडल्ज हो रहा है तो फिर वो एक बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स इस चीज में एक ये काम कर सकते हैं कि वो टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के फोन पे। स्क्रीन टाइम लिमिट हो सकती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई के साथ लेजर टाइम भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा स्क्रीन टाइम या फिर मोबाइल टाइम एक रेस्ट के लिए यूज कर रहा है तो वो एक अच्छे वे में आ सकता है। लेकिन अगर वो एक्सेस में जाता है तो वो पढ़ाई पे असर डालेगा। बच्चे का फोकस हट सकता है, मेमोरी पे प्रॉब्लम आ सकती है, कॉग्निशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए एग्जाम के टाइम थोड़ा सा बच्चों को इस चीज के लिए कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी हो जाता है ये। स्नेहा जी, आप बताइए, आप कैसे देखती हैं जब भी परीक्षा की हम बात करते हैं, इस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, या तो ये वजह हो सकती है कि फिर वो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इनसे कैसे दूर रहा जाए ये भी आप बताइए। और ये भी बताइए कि परीक्षा के दौरान जब बच्चे का, जो हम देखते हैं, बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर नहीं है? नमस्कार। जी। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, तो उनका ऑब्वियसली बहुत उनके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनका पड़ जाता है, जी। क्योंकि कहीं न कहीं वो फ़ोन का वो इतने आदीन हो जाते हैं फ़ोन के, कि वो जो फ़ोन में देख रहे होते हैं, उनको उसी में ही उनका ध्यान उसी में ही जाता है, जिसकी वजह से वो जो उनका पढ़ाई का समय है, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे वो ज़्यादा फ़ोन या अपना इंस्टाग्राम जो भी वो लोग फ़ोन में करते हैं, उसकी वजह से जब उनका पढ़ाई कम होती है, उसकी वजह से फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अब मैंने मेरा टाइम वहाँ चला गया, मेरी पढ़ाई का ये टॉपिक रह गया, जी। मेरी पढ़ाई का वो टॉपिक रह गया। अब जैसे कि ये स्ट्रेस हमें कम करना है, या तो बच्चे एक प्रॉपर अपना रूटीन बनाए, सुबह टाइम से उठ के थोड़ी अपनी सेल्फ केयर में टाइम दे, या तो वो मेडिटेशन करे, प्रेयर करे, उसके बाद अपना थोड़ा जो उन्होंने कल पढ़ाई करी है उसका रिवीजन करे, थोड़ी देर 15-20 मिनट का गैप लेके जिसमें वो फोन वगैरह ना चलाए, सोशल मीडिया वगैरह के टच में ना आए, उसके बजाय वो थोड़ा अपनी फैमिली से बात करे, उनको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि उनका कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस है कि बच्चे अपने पेपरों में अच्छे नंबर लेके आएंगे। उसके बाद फिर वो अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। जी। फिर ऐसे ऐसे करके उनका पूरा दिन होना चाहिए। शाम को फिर जब वो पूरा अपना पढ़ाई करके हटे, उसमें भी उनको अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। उनको ये महसूस होगा कि हाँ, वो लोग अपने पेपरों में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, जो वो पढ़ रहे हैं वो वाकई में उनके साथ उनके दिमाग में रहेगा, जी। जिसकी सोशल मीडिया की वजह से जो
बच्चे याद करने की पावर होती है वो कम हो जाती है। अब उसको ठीक कर सकते हैं, वो मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हैं, वो प्रेयर कर सकते हैं, वो ध्यान लगा सकते हैं। इन सब चीजों से वो लोग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि उनका बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने अपना सारा टाइम तो फोन में लगा दिया। फोन में लगाने के बाद उनको अपना पढ़ने का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको टेंशन होने की। अब वो पेपर में कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, 3 घंटे को कैसे मैनेज करेंगे। इसी सब की वजह से उनको एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसमें उनकी सेल्फ केयर हो, मेडिटेशन हो, पढ़ाई का प्रॉपर टाइम हो, फैमिली का बिल्कुल। प्रॉपर टाइम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये बातें पेरेंट्स को भी सुननी बहुत चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है उनके लिए। डॉक्टर रिशना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए, तैयारी, फोकस, डिजिटल अनुशासन और पारिवारिक सहयोग, और इन्हीं 4 चीज़ों पर आज के स्टूडेंट की असली परीक्षा टिकी हुई है। लेकिन सवाल अब ऐसे में यह है कि इन चारों ही चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहले मुझे मानना ये है कि जिन बच्चों का एग्जाम्स होता है उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जागरूक होना चाहिए जी। क्योंकि इट इज सेड कि हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा असर हम क्या करते हैं उस पर पड़ता है बच्चों पर। तो अगर बच्चों से हमें मोबाइल छुड़वाना है तो हमें भी 2 घंटे मोबाइल दूर रखने की आदत डालनी होगी। जब बच्चा पढ़ रहा है, जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तब माता पिता में से जो घर हैं उन्हें भी साथ में कोई किताब लेकर बैठना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, ताकि उन्हें एक मेंटल सपोर्ट रहे। इस वक्त जब एग्जाम होती है तो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में होते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तब ऐसा लगता है कि उनके लिए मदद के लिए हम उनकी जगह नहीं पढ़ सकते जी। लेकिन हम उनकी पढ़ने में मदद कर सकते हैं। अगर हम टीवी लगाएंगे, हम गाने सुनेंगे, हम रील्स देखेंगे, तो नो डाउट बच्चे का भी मन करेगा। तो इसके लिए पहले से जब परीक्षाएं, हमें पता रहता है 6 महीने पहले की परीक्षाएं आने वाली है, तो उस प्रकार से हमारी जीवन शैली को बदलना होगा। जैसे हम 2-3 दिन प्राणायाम करेंगे या हम ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं लगने वाला है। इसके लिए माता पिता मॉर्निंग में अगर वो खुद भी ध्यान करेंगे, अगर वो प्राणायाम करेंगे और बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बन जाएगा। दूसरा ये स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस के लिए चूंकि अब मोबाइल अपनी जिंदगी का अंग बन चुका है, तो हम उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे ये कह सकते हैं कि आप 3 घंटे पढ़ाई करो, फिर आधा घंटा जब आप फ्री हैं तब आप हमसे थोड़ी बातें करो, चर्चा करो। चर्चा करने के अलावा जो यूट्यूब पे रील्स हैं वो देखी जा सकती हैं, और कुछ बड़े फनी से रील्स आते हैं जी। जो कार्टून रील्स आती हैं, ऐसी कई छोटी छोटी रील्स आती हैं जो बच्चों को लुभाती हैं। हम उन्हें ये देखने में मदद करें, और ऑन द कॉन्ट्रेरी हम जब हमारा फ्री टाइम हो तब वो रील्स उन बच्चों को भेजें, ताकि जब आपका पढ़ाई का टाइम ओवर होगा, तो 15 मिनट का टाइम होगा, तो आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या होगा कि बच्चा चैनलाइज हो जाएगा, और जैसे ही बच्चा चैनलाइज होगा उसका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हैबिट्स हमें सही डालनी होगी। सिर्फ एग्जाम टाइमिंग्स में करने से नहीं होगा, इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे, ताकि वो एग्जाम में टाइम से सो सके, टाइम से पढ़ सके, और सही खाने के साथ साथ सही उपयोग कर सके मोबाइल का। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की है पेरेंट्स को लेकर, कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस दौरान अपनी कुछ हैबिट्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी बच्चे का रिजल्ट जो है बेहतर आ पाएगा। डॉक्टर उषा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, पेरेंट्स को लेकर अब हम बात कर रहे हैं तो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की उम्मीदें बच्चों की क्षमता से बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को किस तरह से बच्चे के साथ बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बच्चों में जो डर होता है, याद तो सब करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब भूल जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी मैंने मतलब बातों बातों में सर्वे करके के पता किया था। जी। पेरेंट्स भी बहुत एम्बिशियस हो गए, मतलब सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं कि बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हर माता पिता को अपने बच्चे की काबिलियत का एहसास, जानकारी होती है, और उस काबिलियत के आधार पर एक्सपेक्टेशन डेवलप करना जायज है, ठीक है अपनी जगह। उस तरह की उसको फैसिलिटीज देना, उस तरह का उसको माहौल देना, एक हेल्दी घर का माहौल रखना, उसका रूटीन, उसका खान पान, ये सारी चीजें जब आप अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए क्यों बार बार याद दिलाना कि बेटा इतने मार्क्स आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसी चीजों को रोको तो खुद ब खुद बच्चा
आज का बच्चा समझदार है और अच्छे नंबर लेके आएगा, पर मतलब परीक्षा के दौरान आसपास की कहीं की भी ऐसी कोई बात माता पिता को नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे के माइंड पे अनड्यू प्रेशर आए कि अब मुझे इतना ज्यादा और ज्यादा ध्यान देना है ताकि हमारे इतने ज्यादा मार्क्स आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर माता पिता को भी बहुत ज्यादा अपना देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छे रूटीन में लाके सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ उसको एनकरेज करते हैं और बच्चा खुद मोटिवेट होकर खुद कोशिश करेगा अच्छे नंबर लाने की। जी बिल्कुल काव्या जी, देखिए घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घंटों में गिन रहे हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई कर ली है, लेकिन वो जो स्मार्ट तरीका, लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि स्मार्ट पढ़ाई जरूरी है। किस तरह की स्मार्ट पढ़ाई कैसे बच्चे करें परीक्षा के दौरान, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अगर बच्चे का एक पेपर बिगड़ जाता है, उसकी टेंशन में उसका स्ट्रेस ले लेते हैं और दूसरा पेपर भी अपना खराब कर देते हैं। इस दौरान क्या बच्चे को करना चाहिए, और ऐसे में आप जिस तरह से चाइल्ड काउंसलर भी हैं, बच्चे का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है एक पेपर खराब होने के बाद, क्या इस समय पेरेंट्स को करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्मार्ट तरीके की, और जो हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि कैसे पढ़ें, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अपने सिलेबस को आखिरी दिन तक लटका के चलते हैं, या फिर पेपर के लिए जाने से पहले कुछ घंटे पहले तक वो पढ़ते ही रहते हैं, जो चीज उनको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है और सबसे ज्यादा तनाव वो ही चीज लेके आती है। तो जो हम कहते हैं कि सबसे पहली चीज है कि जब आपको जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए, आप उसी दिन तुरंत जाके उस चीज को रिवाइज करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव हो पाए। आप वीकली सैटरडे संडे जैसे बच्चों का ऑफ होता है, तब वो एक लंबा स्टडी टाइम रख सकते हैं। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है या फिर एग्जाम टेन्योर की बात नहीं है। जब आपका ऑलरेडी सेशन रनिंग है, आप वहीं से तैयारी कीजिए। उसके अलावा जब आपके एंड के दिन आ रहे हैं, तब आप महीने 2 महीने पहले से तब आप एक फोकस्ड लर्निंग शेड्यूल बनाइए। जैसे जी स्नेहा जी ने बताया हमें कि आपका एक शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का। आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप 45 से 50 मिनट्स तक का पढ़ाई का टाइम रखें। उसमें 5 से 10 मिनट का स्टडी गैप रखें, जिसमें आप स्क्रीन टाइम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीन टाइम की वजह से कॉग्निशन और मेमोरी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, लर्निंग पावर डिक्रीज होती है, हमारा फोकस उस तरफ जाता है। फिर उसके बाद हम 45-50 मिनट्स का फिर से एक लर्निंग सेशन रख सकते हैं, फिर से 5 से 10 मिनट का ब्रेक, और सारे कॉन्सेप्ट्स होने के बाद हम उस चीज को रिवाइज करते हैं। अगले दिन उठ के जब हम पढ़ते हैं, तब हम पिछले दिन के टॉपिक्स को पहले रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रही बात जब हम एंड के दिनों की बात कर रहे हैं, जब हमारे एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तब हम उन फ्लो चार्ट्स या फिर डायग्राम से पढ़ सकते हैं जो हमने अपने नोट्स के दौरान बनाए थे। उस टाइम हम सिर्फ अपने सिलेबस को या चैप्टर्स को उस टाइम लेके नहीं बैठेंगे जो हमारे न्यू टॉपिक्स होंगे, लेकिन जो हम चीज पढ़ चुके हैं हम उसको रिवाइज करेंगे और उस पे अपना करेक्शन करेंगे कि क्या चीज हम भूल गए या फिर किस चीज पे हमें और पॉलिश होना है। अब हम अगर बात करें कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर अगर एक एग्जाम खत्म हो गया, तो पहली बात तो एग्जाम एक नॉर्मल चीज है, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, या फिर अगर हमारा एक एग्जाम खराब हो गया तो उस पे कोई चिंता लेने की बात नहीं है। दूसरी बात, पेरेंट्स से यही बात है कि हम अगर एक्स्ट्रा तनाव लेके आते हैं अपने बच्चों पे, या फिर एक्स्ट्रा कंपैरिजन लेके आते हैं, तुलना करते हैं उनकी, तो उससे उनका तनाव सिर्फ बढ़ेगा। अगर आप एक पेपर आपके बच्चे का अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए, या फिर उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि अगला पेपर आपका अच्छा जाए, ना कि उस पेपर में आप इतने तनाव में ले आए अपने बच्चे को कि वो दूसरा पेपर भी खराब कर दे। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपने बताई हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। स्नेहा जी, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए, हम बात करते हैं पेरेंट्स को लेकर भी, लेकिन अब बात हम करेंगे एग्ज़ाम हॉल की। बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे साथ अभी जुड़े होंगे, जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और उनका एग्ज़ाम भी होगा आने वाली डेट में। तो ऐसे में एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले क्या करना चाहिए जाते ही? क्या ऐसा करें कि दिमाग एकदम शांत हो जाए? कुछ ऐसे आसान तरीके।
जी बिल्कुल, जैसे बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं, पहले तो उन्हें थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए, उनको थोड़ा काम होना चाहिए। उनको यही नहीं दिमाग में लेके आना चाहिए कि हमारा पेपर कैसा होगा, क्या होगा, हमें कितना आता होगा। उन्हें बिल्कुल अपने शांत दिमाग से पेपर में बैठना चाहिए। जब क्वेश्चन पेपर मिले हाथ में, एक बार क्वेश्चन को एक एक को बहुत आराम से, ध्यान से, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, उसमें हर एक सवाल को बहुत आराम से ध्यान से पढ़े। फिर जब लिखने की बारी आए, बच्चे को सबसे पहले जो उसे आता है, जो उसे लगता है कि हाँ ये मैं जल्दी से अपने टाइम में कर लूंगा, उसे सबसे पहले वो करना चाहिए। उसके बाद जहां उसको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, उसे वो करना चाहिए। बीच बीच में उसे पैनिक नहीं करना चाहिए कि हमें बस पेपर खत्म करना है। उसे बहुत आराम से अपने पेपर को पूरा मैनेज करके रखना चाहिए। ये नहीं कि बस लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। जितना आता है उतना ही, अगर फ्लो चार्ट्स में बना रहे हैं, उसके माध्यम से भी बच्चे अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बीच बीच में अगर जैसे बच्चे बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं, उनको एंजाइटी फील होती है, उनकी जैसे लिखते लिखते बच्चों के हाथ कांपने लगते हैं, हाथों में पसीने आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि हमारा पेपर खत्म नहीं हो बिल्कुल। पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उस चीज के लिए उन्हें थोड़ा सा पेपर से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी उनके अगर उनके हाथ बैठ जाता है, तो वो अपना जो मेन पेपर होता है वो बहुत आराम से और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। डॉक्टर रेशिना जी, अब केवल नंबर जरूरी नहीं है, अब स्किल भी जरूरी है, अब आत्मविश्वास भी जरूरी है, जो एग्जाम में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या मैसेज आपकी तरफ से, आपकी ओर से क्या बच्चों के लिए टिप्स, क्या वो करें कि बच्चे की सही प्रोग्रेस और एक अच्छा रिजल्ट आए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस करना हमारे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट की तैयारी अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जी। तो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं होती। और ये कॉन्फिडेंस देने का काम पेरेंट्स का भी रहता है। मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स खुद एग्जाम हॉल तक, टिकट हॉल तक बच्चों को छोड़ने जाते हैं, और तब आपको उनसे ये नहीं कहना है कि कैसा पेपर होगा, इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। उसकी बजाय उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आपने जो किया है आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर बच्चे का पेपर बिगड़ता है या उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए कि दिस इज नॉट ओनली, द गेम इज नॉट ओवर, हम इस मेहनत को और आगे कर सकते हैं। इसका भाव परिवार को बहुत पहले से लेकर चलना होगा, क्योंकि कभी भी एक उंगली दूसरी उंगली से बराबरी जैसे नहीं कर सकती, वैसे ही एक छात्र दूसरे छात्र से कोई बराबरी नहीं होती। हर एक का अपना एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है, उसको रिप्रोड्यूस ऑन पेपर करने का होता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल पाते हैं, लिख नहीं पाते, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बोल नहीं पाते। तो हमारी शिक्षा पद्धति के अनुसार कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए, उस तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बच्चे को, और जो एक रूटीन हम 6 महीने पालते हैं उस रूटीन के साथ ही परीक्षा देनी चाहिए। जितना करे वो बहुत अच्छे से करे, और कोशिश करे कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर सके। अगर पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करता है तो देयर आर टेक्निक्स एंड वेज कि हमने अगर 5 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, तो 2 चैप्टर्स के पुराने पेपर्स को देखकर उससे सलाह लेकर भी कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, उन टेक्निक्स को भी आजमा कर कुछ तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी टाइम और बचत करके पेपर को अच्छे से दे सकें। उसके अलावा जब क्वेश्चन पेपर देने के लिए जाए तो जरूर से लिक्विड पानी साथ में रहे, पानी जरूर पिए। पानी पीकर एक कूलनेस आ जाता है, कूलनेस आने के बाद कूल माइंड के साथ पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व होगा। और नंबरों की दुनिया है, किसी के नंबर ज्यादा या कम नहीं है, हमने जितनी मेहनत की है उतने नंबर हमको मिले, बस यही कोशिश होनी चाहिए। कंपैरिजन में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। डॉक्टर उषा खरे जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि बच्चे घंटों पढ़ाई तो कर रहे हैं, परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के दौरान भी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं नींद, इसके साथ ही ब्रेक और एक अच्छी डाइट, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। किस तरह का खान पान होना चाहिए, और क्या आपकी टिप्स आपकी तरफ से, और क्या मैसेज? जी जी जी, एनडीटीवी के माध्यम से मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रही थी कि ये माता पिता की पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बच्चे के डाइट से लेकर और लुक आफ्टर वाली जो बात है, पूरा देखभाल अच्छे से करें।
ये बात तो हमारे और पैनल के सभी साथियों ने बता दी है। पर एक सामाजिक मतलब परिवेश में एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ये त्योहारों का सीजन भी है, शादियों का सीजन है। माता पिता बगैर जिम्मेदारी को समझे शादियों में चले जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे बाहर रहते हैं, देर रात को बाहर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उस दौरान बच्चा कहीं ना कहीं चाहता है कि कोई उसको बार बार देखे या उसका अटेंशन पे करे। अब जैसे त्योहारों का सीजन है, अड़ोस पड़ोस में बहुत तेज लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तो सामाजिक लोगों की भी इस समय बहुत बड़ी बिल्कुल, यानी जिम्मेदारी कि है। सामाजिक जिम्मेदारी भी ये लोगों की बनती है। उन्हें भी इस दौरान ध्यान देना चाहिए कि उनकी कॉलोनी में कोई बच्चा भी है जिसका डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसके एग्जाम डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी देने के लिए बच्चों से जुड़ी हुई। तो देखिए, बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में ये महत्वपूर्ण चर्चा उन तमाम बच्चों के लिए, तमाम छात्रों के लिए जिनके लिए जरूरी है ये टिप्स, ताकि उनका एक अच्छा रिजल्ट आ पाए। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, देखते रहिए आप। नमस्कार। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।